हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। आपने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया मेरे दोस्तों? लेक्चर नंबर 1 में पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ी एंड वर्क के बारे में डिटेल पढ़ा, है ना। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा और इंटरनल एनर्जी निकालना सीखा, इंथैल्पी निकालना सीखा और उसके कुछ क्वेश्चन किए। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्या? इंट्रोपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोपी के बारे में डिस्कस करने का मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करना। तो चलो देखो बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करना कैसा होता है। तो आज हम लोगों का डिस्कशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये देखिए प्यारे बच्चों, जो हम लोग बातें डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह की बातें हैं आज की। ये देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहीं पूछा नहीं जाएगा और वो स्टेटमेंट सबको भी पता होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्ड टू ए हॉट बॉडी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द परफॉर्मेंस। मतलब यदि आप हीट का ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, कोल्ड से हॉट बॉडी की ओर, तो तुम्हें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस जरूर करना पड़ेगा, मतलब वर्क जरूर करना पड़ेगा। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यार स्टेटमेंट के बाद जो हम लोग बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे किस पर? इंट्रोपी पे। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ का जो मेन फैक्टर है वो इंट्रोपी है और इंट्रोपी पे ही क्वेश्चन आना है। तो हम लोग इंट्रोपी पे फोकस करते हैं कि इंट्रोपी क्या है, किस तरह से चेंज होती है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इंट्रोपी की यदि बात आती है तो इंट्रोपी को किस तरह से मैनेज करना होता है, इस बात को ध्यान दो। तो सभी बच्चों को पता है कि इंट्रोपी का मतलब क्या है। इंट्रोपी मेजर करता है किसको? रैंडमनेस नो, डिसऑर्डरनेस को, है ना। इंट्रोपी किसको मेजर करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में या सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, उसको कौन मेजर करता है? इंट्रोपी मेजर करता है। डिसऑर्डरनेस को कौन मेजर करता है? इंट्रोपी मेजर करता है। तो मेरे दोस्तों इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है, ठीक है, जिसका काम होता है कि सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करना, सिस्टम के रैंडमनेस को मेजर करना कि कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है। बच्चों ने कहा सर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है, हम तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा बस सिंपल सा मतलब है। एक क्लास बिल्कुल सही से चल रही थी, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा था, बच्चे क्लास में बैठे थे, कितना ऑर्डर में बैठे। अचानक क्या हुआ, टीचर का फोन आ गया और टीचर क्लास से बाहर निकल गया। अब जैसे ही टीचर बाहर निकलता है तो बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से भागते हैं। तो बस वही हमें मेजर करना है, डिसऑर्डरनेस मेजर करना है कि ये जो बीच में अचानक एक ऑर्डर बना हुआ था और वो डिसऑर्डर में चेंज हुआ है, उसमें कितना डिसऑर्डरनेस आया है। यदि सिर्फ 2 ही बच्चे अपनी सीट को चेंज करते हैं तो डिसऑर्डरनेस कम है, 20 बच्चे इस चीज को चेंज करते हैं तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, और सारे बच्चों ने एक दूसरे से अपनी लोकेशन चेंज कर ली तो इसका मतलब डिसऑर्डरनेस बहुत ही ज्यादा है ना। तो इसी को कौन मेजर करता है? इसी को नंबर के फॉर्म में मेजर करता है, वैल्यू के फॉर्म में मेजर करता है कौन? इंट्रोपी। अब बात आती है कि इंट्रोपी में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले गौर से बात करो, गौर से बातों को सुनिएगा। इंट्रोपी जो होता है प्यारे बच्चों, वो एक स्टेट फंक्शन होता है। पहला पॉइंट, इंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोपी पहला पॉइंट स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा पॉइंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक। इंट्रोपी कैसा होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। पहला पॉइंट इंट्रोपी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। अब दूसरा पॉइंट और बताता हूं, उसको जरा गौर से समझिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है इस ऑर्डर में, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे ज्यादा इंट्रोपी गैस की होती है। क्यों? सबसे ज्यादा डिसऑर्डर में वही तो रहते हैं। एक गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रूम के कॉर्नर पे है, दूसरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रूम के बीच में आ जाएगा, तीसरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो फर्श पे पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसमें है? गैस के मॉलिक्यूल में। इसलिए इंट्रोपी भी सबसे ज्यादा किसकी है? गैस की है।
फिर किसकी, लिक्विड की, फिर किसकी, सॉलिड की। सॉलिड की एंट्रोपी तो ना के बराबर है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, कुछ इस तरह से, है कि नहीं। तो जरा देखो, एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी और फिर सॉलिड की होगी। नेक्स्ट नंबर पॉइंट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसको जरा ध्यान रखो। एंट्रोपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिसिटी के। एंट्रोपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिसिटी के। मतलब किसी ने मेरे से पूछा कि जरा बताइए हाइड्रोजन गैस की एंट्रोपी ज्यादा है कि हीलियम गैस की एंट्रोपी ज्यादा है। अमाउंट सब कुछ सेम है, सारी बातें सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूल का नेचर चेंज है, ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है। इसी तरह से किसी ने कहा यार जरा बताना ओजोन की एंट्रोपी ज्यादा है कि ऑक्सीजन की एंट्रोपी ज्यादा है कि नियॉन की एंट्रोपी ज्यादा है। तो एटॉमिसिटी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि कहीं पर एटॉमिसिटी कांस्टेंट कर दी जाए, तो यदि मेरे दोस्तों एटॉमिसिटी को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, तब एंट्रोपी कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि एटॉमिसिटी कांस्टेंट है तब हम लोग एंट्रोपी की वैल्यू निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसी की एंट्रोपी ज्यादा होगी। मगर ये कब करोगे, जब एटॉमिसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम एटॉमिसिटी हो। तब एटॉमिसिटी यदि कांस्टेंट हो जाएगी तो हम मॉलिक्यूलर वेट पे जाएंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसी की दोस्तों एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एंट्रोपी के कुछ पॉइंट और। पहला दिमाग में क्या बैठा लो, पहला दिमाग में बैठा लो एंट्रोपी फिजिकली रैंडमनेस को मेजर करता है। रैंडमनेस मींस हम इतनी देर से यहां खड़े हैं, बताओ कितना रैंडमनेस है, 0। अब क्या है, अब रैंडमनेस आया, इसी चीज को मेजर करता है कि वो अपनी मीन पोजीशन को कितने बार छोड़ रहा है। मीन पोजीशन एनर्जी की भी हो सकती है और फिजिकल की भी हो सकती है ना, फिजिकल जगह पे भी हो सकती है। तो जरा ध्यान दो, तो एंट्रोपी का काम ये मेजर करना है। तो सबसे ज्यादा मीन पोजीशन कौन छोड़ता है, गैस, इसलिए गैस, लिक्विड, सॉलिड आई। फिर जितने ज्यादा एटम होंगे उतनी ज्यादा वो अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए एटॉमिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैंने कुछ बातें बताई, अब बात करते हैं एंट्रोपी के फार्मूले की। तो गौर समझो, इसका भी हम चेंज काउंट करेंगे। एंट्रोपी बोला जाता है डीएस, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, एस को बोलते हैं एंट्रोपी, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। और जब इसमें डी लगा देते हो, डीएस लिख देते हो, तो ये हो जाता है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो मेरे दोस्तों हम लोग हमेशा चेंज इन एंट्रोपी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पढ़ते। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी पे फोकस करते हैं। ये देखो चेंज इन एंट्रोपी है, तो जरा गौर से समझिएगा इस बात को। ठीक है, डीएस इक्वल टू होता है डी क्यू रिवर्सेबल डिवाइडेड बाई टी फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल प्रोसेस। जरा गौर समझिए, एंट्रोपी का जो ये फार्मूला है डीएस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, ये सिर्फ रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए है और किसी प्रोसेस के लिए नहीं है, ध्यान रखना। इररिवर्सेबल प्रोसेस का ये फार्मूला नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। डीएस इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी ओनली अप्लीकेबल फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बात प्यारे बच्चों ये है कि ये जो तो तुम डी क्यू रिवर्सेबल देख रहे हो, ये हीट नहीं है। गौर से समझिएगा, ये है क्या, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस। मतलब हीट तो है मगर प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सेबल होना चाहिए। गौर से बात ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये हमें कौन सी हीट रखनी है, हीट नहीं रखनी है, रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट रखनी है, ध्यान रखिएगा। हमें हीट नहीं रखनी है इस फार्मूले में, रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट रखनी है। तो डीएस इक्वल टू क्या आया, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। टी तो सभी हम लोग समझ गए होंगे कि टेम्परेचर है, तो क्या आएगा डीएस इक्वल टू क्यू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। और डी क्यू और क्यू बराबर होता है, ये बात मैं पीछे बोल चुका हूं, जब तक केमिस्ट्री चलेगी तब तक मैं डी क्यू लिखूं या क्यू लिखूं बात एक ही है, आप ध्यान रखिएगा।
तो कोई ये फार्मूला बोले या ये फार्मूला बोले, बात एक है, ठीक है ना। ये देखो कि ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी फार्मूला मत बोलिएगा, ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी फार्मूला बोलिएगा। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बात रहेगी कि जो हीट लेनी है वो रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट लेनी है, जो हीट लेनी है वो रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट लेनी है। तो ds इक्वल टू क्या है, डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। अब सोच रहे होगे सर की गाड़ी अटक क्यों गई है, अटक नहीं गई है, ये इस बात को तुम्हें बार बार समझा रहा हूं क्योंकि यही मेन पॉइंट है कि हमें जो यहां पर हीट रखनी है वो रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट रखनी है, इररिवर्सिबल प्रोसेस की हीट नहीं रख सकते क्योंकि इररिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी का ये फार्मूला नहीं होता है। क्या होता है आगे अभी आएगा। तो देखो ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी हमारा फार्मूला है। अब इससे ये बताओ प्यारे बच्चों की इसकी यूनिट क्या होगी। मेरे दोस्तों आप सभी बच्चे जानते हो हीट की यूनिट के लिए हम लोग कैलोरी यूज करेंगे, टेम्परेचर की यूनिट के लिए केल्विन यूज करेंगे, तो जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स, है कि नहीं यार। इन्हीं में से तो कोई एक यूनिट लिख पाओगे। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब जरा देखो यार बच्चों, यहां से बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, गौर समझिएगा। ये इसका बेसिक फार्मूला है क्या, ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी या क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। अब बात आती है अलग अलग प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज कैसे निकाला जाएगा। क्यों, कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तब इंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे, है कि नहीं, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तब इंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे, और सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सेबल लेंगे। तो अब एक एक करके हम इस बात पे आते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट रिवर्सेबल प्रोसेस। इस जगह पे आप एक वर्ड और लिख ले, रिवर्सेबल प्रोसेस। हम जितने भी प्रोसेस की बात करेंगे वो सब रिवर्सेबल प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट रिवर्सेबल प्रोसेस। तो पहला लिखा है रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस की इंट्रोपी क्या होगी, तो जरा बच्चों बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस की डिफिनीशन क्या है, बोलो बोलो। एडियाबैटिक प्रोसेस की डिफिनीशन है कि ना तो हम हीट लेंगे ना हम हीट देंगे, है ना। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है तो उस सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम और प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। तो जरा बताना, जब हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा तो डी क्यू रिवर्सेबल की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो आएगी। और जब डी क्यू रिवर्सेबल की वैल्यू जीरो आएगी तो ds की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे दोस्तों, जीरो आएगी। इसका मतलब कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक, जैसे अब मैंने रिवर्सेबल टर्म छोड़ दिया तो अब रिवर्सेबल के लिए तो पढ़ा ही रहा हूं, तो जितना भी पढ़ाऊंगा सब रिवर्सेबल के लिए ये। तो यदि कोई एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस है तो यार उसकी इंट्रोपी चेंज जीरो होगी, मतलब उसकी इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, चेंज कुछ नहीं आएगा, चेंज कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि क्यू रिवर्सेबल जीरो होगा। और यार फार्मूला तो ये है ना, ds अपॉन क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। तो जब इंट्रोपी क्यू रिवर्सेबल जीरो हुआ तो ds की वैल्यू भी जीरो होगी। इसका मतलब यदि कोई रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस है वो चाहे जितना काम करे, मगर यदि इंट्रोपी चेंज पूछ ली जाए तो धड़ से आप ds की वैल्यू जीरो मार दीजिएगा, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। फिर इंट्रोपी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस की इंट्रोपी क्या होगी, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। इंट्रोपी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो जब दोस्त ये स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जिनका सेम होता है, मतलब जहां से चलते हैं वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो उनका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। तो साइक्लिक प्रोसेस की भी इंट्रोपी कितनी होगी, जीरो होगी। साइक्लिक प्रोसेस की भी इंट्रोपी चेंज कितना होगा, जीरो होगा। ds की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो देखते जाओ, अच्छे से ध्यान देना किस किस प्रोसेस की इंट्रोपी क्या क्या निकल रही है। पहला रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इंट्रोपी जीरो आएगी। क्यों आएगी इंट्रोपी चेंज जीरो, क्यों आएगा ds की वैल्यू जीरो, क्योंकि भैया एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू रिवर्सेबल जीरो होगा ना, तो ds जीरो होगा। फिर साइक्लिक प्रोसेस की बात की तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। तो यार जब इनिशियल और फाइनल सेम है
तो वो स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। और स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी तो चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। इसी वजह से ds की वैल्यू भी कितनी है, 0। किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी होगी। अब जरा यार यहां से आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज कितनी होगी। तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा, आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। देखो यार हमारा फार्मूला एक ही है, ds इक्वल टू dq रिवर्सेबल अपॉन t। हमारा फार्मूला दोस्त क्या है, ds इक्वल टू dq रिवर्सेबल अपॉन t। यदि q रिवर्सेबल की वैल्यू मिल जाए तो फार्मूला आ जाएगा, और q रिवर्सेबल की वैल्यू बच्चों को 2 मिनट में मिल जाएगी। क्यों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि नहीं। यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो du की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब कोई क्यों मत पूछ लेना, नहीं तो दौड़ा के मारे जाओगे। क्यों, क्योंकि भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जब दोस्त टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। तो किसी बच्चे ने कहा सर कहीं आइडियल तो लिखा ही नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना आइडियल करके सॉल्व करोगे। यदि कहीं गैस रियल लेगा तो वो खुद बताएगा, आप टेंशन ना लो, आपके में सारे आइडियल के केस आने हैं। यदि रियल का कहीं आएगा भी तो वो खुद बताएगा। हमें हमेशा आइडियल के रिस्पेक्ट में ही सब कुछ सॉल्व करना है। तो जरा देखो du की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी, 0। तो जरा दोस्तों बताना, q रिवर्सेबल प्लस w आ गया। तो दोस्त क्या हुआ, q रिवर्सेबल की वैल्यू कितनी आ गई, w के बराबर आ गई, माइनस साइन के बराबर है। और w कितना होता है वो यार हम लोग कल निकाल के आए थे। यदि कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका W क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सेबल। तो सभी बच्चों को पता है -2.3032 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब इसकी वैल्यू यहां डाल दोगे तो देखो फार्मूला आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, एक माइनस ये एक माइनस ये, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जरा दोस्तों गौर सुनिएगा, 2.3032 अब n अब r। अब जरा देखो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा तो t गायब हो जाएगा। तो फार्मूला आ गया v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो इंट्रोपी क्या आई, रिवर्सेबल प्रोसेस की इंट्रोपी का जो फार्मूला दोस्त निकल के आया वो निकल के आया ds इक्वल टू, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे, ध्यान रखना, कोई मेरी तरह करने मत लग जाना नहीं तो मार खाओगे। आपका काम है, सिखाया मैंने है, मगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे, क्योंकि इतने टाइम हमारे पास नहीं है कि ये सारी बातें आप कर पाओ, है ना, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। तो आप इस तरह से याद रखोगे कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज ds की वैल्यू कितनी होगी, 2.3032 nR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो हमने कहा यार जब बच्चे चाह रहे हैं तो लिख देते हैं, ऐसी क्या बात है ना, बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी। ये देखो क्या, PI अपॉन PF, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, वो तो आप समझ गए होगे कि आइडियल गैस के लिए मैंने कैसे लिख दिया है। तो देखो यार यदि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे दोस्त, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वैल्यू क्या लिखोगे, 2.303 nR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या 2.303 nR log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी निकालिए। अब जरा देखो, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की इंट्रोपी फार्मूला। यदि कहीं रिवर्सेबल आइसोबैरिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा सारे प्रोसेस रिवर्सेबल हैं, सारे प्रोसेस कैसे हैं दोस्त, रिवर्सेबल। अब बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P इक्वल टू मेरे दोस्त क्या है, कांस्टेंट। तो dP की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आई, 0। अब dP की वैल्यू 0 आई तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा जरा बताना। इस जगह पे गौर सुनिएगा, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को तुम क्या बोलोगे, ये क्या आई, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो Q रिवर्सेबल P, इसको क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
और मेरे दोस्त तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जलने लगी होगी, है ना, रेड लाइट, कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। इसका मतलब क्यू रिवर्सेबल एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, डीएच लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हो, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो हीट होगी वो कांस्टेंट प्रेशर की हीट होगी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या होता है, इंथैल्पी चेंज होता है। इसका मतलब क्यू रिवर्सेबल को हम इस जगह पे डीएच लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, क्यू रिवर्सेबल एट कांस्टेंट प्रेशर को डीएच लिख सकते हैं। तो हमारा दोस्त फार्मूला क्या आ गया, ds इक्वल टू डीएच अपॉन टी। कैसे आ गया समझ गए, चाहो तो एक बार लिख देता हूं भाई। हमारा ये क्या था, क्यू रिवर्सेबल एट पी अपॉन टी। अब मैंने इसकी वैल्यू डीएच डाल दी तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या डाल दी, एन सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी, है कि नहीं। तो एन सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, एक फार्मूला तो हमारे पास ये है। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फार्मूला ऐसे आ जाएगा, 2.3032 एन सी पी लॉग टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। तो यार हमारे डीएस का फार्मूला ये आ गया, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबैरिक प्रोसेस 2.3032 एन सी पी लॉग टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। गौर से समझ पाए क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबैरिक प्रोसेस। किसी ने कहा कैसे आया, वो सिखाया है। आइसोबैरिक प्रोसेस है दोस्त, प्रेशर कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी हीट होगी वो कांस्टेंट प्रेशर की हीट होगी, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। इसका मतलब हम इसकी जगह इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं, और इंथैल्पी चेंज लिख दिया तो आपको एक कल यूनिवर्सल फार्मूला पढ़ाया था, डीएच इक्वल टू एन सीपी डी डीएच इक्वल टू एन सीपी डी टी हमने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, टी से, तो अब क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.3032 एन सीपी लॉग टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट नंबर देखो जरा, आइसोकोरिक प्रोसेस की इंट्रोपी बताओ। हर एक प्रोसेस की इंट्रोपी पढ़ा रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज बताइए। तो जरा देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और दोस्त वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और यदि डीवी इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वर्क की वैल्यू जीरो होगी, तो डीयू की वैल्यू क्या आएगी, डीक्यू के बराबर आई, वो भी कैसा, एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये कैसा आइसोकोरिक है, रिवर्सेबल। ध्यान रखना सारे प्रोसेस रिवर्सेबल है। तो ये वैल्यू कैसी हुई, ये देखो, इस बात को जरा अच्छे समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। बहुत इजी है थर्मोडायनेमिक्स, मैं आपको 2 मिनट में सारी बातें समझा दूंगा। जरा बताओ कैसा है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस की जो हीट होगी वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, एंट्रोपी चेंज के बराबर होती है। चेक करो भाई, वर्क जीरो हो गया तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, डीयू के बराबर है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीयू के बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी। क्यों, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डी टी बाई टी। अब प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो फार्मूला ये आ जाएगा 2.3032 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। सभी प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, सभी प्यारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो फार्मूले याद रखेंगे, ना कि ये कैसे किया गया है। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं जैसे आप जान जाओ कि ये सब तुम्हें आता है। फार्मूले याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन में तुरंत फार्मूले लगाने होंगे, ये नहीं कि पहले इतना 3 झाम करोगे आप।
आपको जो जो फार्मूले प्रूव कर रहा हूं वो सारे फार्मूले याद रखने हैं अच्छे से, कि यदि आइसोकोरिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज पूछता है तो 2.303 n CV log TF अपॉन TI, ठीक है। और यदि कहीं आइसोबैरिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज पूछता है तो DS इक्वल टू 2.303 n CP log TF अपॉन TI। यदि वो कहीं पर रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज पूछता है तो DS इक्वल टू 2.3032 n log PF अपॉन VF अपॉन VI या PI अपॉन PF। इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब जरा देखो यार ये वाले चेंज, गौर समझिएगा। अब आपके दिमाग की बत्ती को फिर से जलाने की कोशिश चल रही है, ध्यान दीजिए ये लिखा क्या है, पहले इसको पढ़ लो एक बार। इंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस फॉर VITI टू VFTF प्रोसेस, मतलब ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि दो चीजें एक साथ चेंज हो रही हैं। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो और तुमसे इंट्रोपी चेंज पूछ ले तो कैसे करोगे, ये बता रहा है। यहां पे क्या हुआ मेरे दोस्त, जरा समझो। यदि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज होंगे तो कोई स्पेसिफिक प्रोसेस थोड़ी है। टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट एडियाबैटिक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। ऐसा कोई प्रोसेस हम लोगों ने थोड़ी पाया है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हो तो बताओ उसका नाम क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल होंगे तो प्रेशर अपने आप वेरिएबल है। अब जरा देखो ऐसे प्रोसेस को हम किस तरह से डील करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आगे लिख रहा हूं, देखो बच्चों, हमें कहां से कहां तक जाना है, VITI से जाना है V फाइनल T फाइनल तक। गौर समझिएगा, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, 2 मिनट में निकाल लोगे। हमें इस प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज चाहिए थी। क्यों? इसी प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज चाहिए ना, कि इस प्रोसेस में बताओ इंट्रोपी चेंज कितना आया है। तो मैंने कहा यार ये 2 मिनट में बता देंगे। किसी ने कहा सर कैसे 2 मिनट में बता दोगे आप? मैंने कहा यार इसमें तो 1 भी सेकंड नहीं लगना है। गौर से देखना बच्चों क्या खेल हो रहा है, डरना नहीं, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। हमें यहां से यहां तक जाना है, तो ये हमारा इनिशियल हो गया और ये हमारा दोस्त क्या हो गया, फाइनल हो गया। यदि कोई स्टेट फंक्शन है, ये है ये, यदि कोई स्टेट फंक्शन है तो एक स्टेप में जाओ या 1000 स्टेप में जाओ, उसकी वैल्यू में चेंज तो आएगा नहीं। पहले हम एक स्टेप में गए तो उसकी इंट्रोपी कितनी आई, DS। फिर हम यही काम 2 स्टेप में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पहले मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, और इसकी इंट्रोपी अपने को पता है। आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस की इंट्रोपी अभी हम पीछे निकाल के आए, 2.3032 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अच्छा, अब यहां से यहां हो, यहां से यहां क्या है, जरा गौर से देखना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक हो गया। ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और आइसोकोरिक प्रोसेस की भी इंट्रोपी हम पढ़ के आए अभी, कितनी, 2.3032, ठीक है, N CV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। पढ़ के आए कि नहीं? तो यार एक स्टेप में काम करो या 2 स्टेप में काम करो, इंट्रोपी की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब ये इंट्रोपी 1 है, ये इंट्रोपी 2 है। तो हम लिख सकते हैं DSF फाइनल इंट्रोपी जो एक स्टेप में की गई है, इंट्रोपी 1 प्लस इंट्रोपी 2। तो इसका फार्मूला आ गया DSF इक्वल टू, गौर समझिएगा, ऐड कर दो, 2.3032 NR log V फाइनल माइनस V इनिशियल प्लस 2.3032 N CV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। तो हमारा दोस्तों फार्मूला क्या प्रूव हुआ, ये देखो,
तो जरा गौर से इस बात को समझो, यदि कोई प्रोसेस ऐसा है जो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को चेंज कर रहा है और इंट्रोपी चेंज पूछ लिया जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, वो ये फार्मूला बना जाके। और ये फार्मूला कैसे निकाला? मैंने कहा मैंने उस काम को 2 स्टेप में कर लिया। पहले क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को चेंज किया, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को चेंज किया। इस रास्ते से जाओ तब भी देखो वहीं पे पहुंच रहे हो, इस रास्ते से जाओ तब भी वहीं पे पहुंच रहे हो। और इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और इनसे जो वैल्यू आएगी वो आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि चलने का इनिशियल और फाइनल दोनों का सेम है, पर रास्ते अलग अलग है। तो स्टेट फंक्शन की यही एक खास बात होती है कि इनिशियल और फाइनल यदि सेम है तो कोई भी रास्ते से काम करो, किसी भी प्रोसेस से काम करो, कितने भी स्टेप में करो, उनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो जो डीएसएफ की वैल्यू आई है वही इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, तो इन दोनों का सम कर दिया, बराबर कर दिया। फार्मूला क्या आ गया? 2.303 NR log V final अपॉन VI प्लस 2.303 NCV log T final अपॉन TI। ठीक है, और ये सब फार्मूले हम लोगों ने पीछे प्रूफ कर रखे हैं। देखो ये प्रूफ कर रखा है है ना, इस फार्मूले को देख लो, ये प्रूफ कर रखा है, इस फार्मूले को देख लो, ये प्रूफ कर रखा है, इस फार्मूले को देख लो, ये प्रूफ कर रखा है। यही सारे फार्मूले हमने वहां पे लगा दिए। अब इसी तरह से ये देखो जरा, ये वाला। अब यदि मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए, इंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस फॉर PI/TI टू PF/TF, मतलब प्रेशर वेरिएबल है और मेरे दोस्त क्या वेरिएबल है? टेम्परेचर वेरिएबल है। तब बताओ, अब आप समझ गए होगे कि कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। अब आप 2 मिनट में कर लोगे खुद, अब मेरे से नहीं कहोगे कि सर कैसे बताना है। आपने कहा सर ये देखो इनिशियल है, हमें जाना कहां है? PF/TF, तो ये मेरे दोस्त कैसे हो गए? फाइनल सिचुएशन हो गई। तो किसी बच्चे ने कहा सर यहां से यहां तक जाने में इंट्रोपी चेंज हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 वेरिएबल एक साथ चेंज हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ये करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को चेंज कर दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? आइसोथर्मल हो गया। ये कैसा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और आइसोथर्मल प्रोसेस की इंट्रोपी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2.3032, सॉरी इन टर्म ऑफ प्रेशर 2.3032 NR log PI अपॉन PF, यही तो पढ़ा है। अब यहां से यहां तक गए तो जरा देखो प्रेशर कांस्टेंट है, और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोबैरिक हो गया। और आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया तो इसकी भी इंट्रोपी चेंज अभी हम पीछे पढ़ के आए, 2.3032 NCP log T final अपॉन T इनिशियल। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या आएगी। तो DS फाइनल इक्वल टू आ गया, इसको ऐड किया 2.3032 NR log PI अपॉन PF प्लस इसको ऐड कर दिया 2.3032 NCP log TF अपॉन TI। ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। यदि क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज हो रहा है किसी में, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बात समझ ली? इंट्रोपी चेंज एडियाबैटिक प्रोसेस 0, इंट्रोपी चेंज साइक्लिक प्रोसेस 0, इंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क के बराबर आ रही है विद निगेटिव साइन, है ना। इंट्रोपी चेंज आइसोबैरिक प्रोसेस, इंट्रोपी चेंज आइसोकोरिक प्रोसेस, इंट्रोपी चेंज VI/TI टू VF/TF, इंट्रोपी चेंज PI/TI टू PF/TF। अब जरा देखो क्या है, इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन प्रोसेस। यदि फेज ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहे हो तो इंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? जैसे कहीं सब्लिमेशन हो रहा है, कहीं वेपराइजेशन हो रहा है, कहीं फ्यूजन हो रहा है ना, फ्रीज हो रहा है कोई चीज, या डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम लोग इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? तो चलो दोस्तों इसके लिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। देखो
जब भी कहीं ट्रांजिशन हो रहा होता है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले तो आप इस बात को समझो, गौर से कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन सिचुएशन से दूसरी ट्रांजिशन सिचुएशन में जा रहे हैं। ट्रांजिशन 1 से हम ट्रांजिशन 2 में जा रहे हैं। ट्रांजिशन 1 से ट्रांजिशन 2 में जाने का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, मतलब जैसे लिक्विड से सॉलिड में गए, ठीक है, सॉलिड से किस में गए, गैस में गए, या गैस लिक्विड से गैस में गए, ऐसा ट्रांजिशन। या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से दूसरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में गए, जैसे ग्रेफाइट और में से डायमंड में चले गए। ग्रेफाइट अलग तरह का स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बेंजीन रिंग बनी होती है। डायमंड ZnS टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी ट्रांजिशन ही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो ट्रांजिशन वाला है तो जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जितने भी ट्रांजिशन होते हैं उन सब में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और साथ साथ में ये सारे प्रोसेस रिवर्सेबल होते हैं। ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं उन सब में ये कंडीशन होती है। मतलब यदि कहीं पर आप ऐसा कर रहे हो, गौर समझिएगा, यदि आप कहीं पर ऐसा कर रहे हो, लिक्विड है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो जरा मेरे दोस्त बताना, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, फ्रीजिंग हो गई ना, फ्रीजिंग। तो ये फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, और यहां प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट पर सब कुछ मेजर किया जाता है। यदि मान लो कहीं ऐसा हो रहा हो, लिक्विड है, लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, वेपराइजेशन हुआ। ये क्या हुआ, वेपराइजेशन। तो ये भी फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये भी क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है, और साथ साथ में जब हम इसकी वैल्यू काउंट करते हैं वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह से कोई बच्चा ऐसे कह सकता है कि सर हम लोग डायरेक्ट कहां जा रहे हैं, हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड से हम लोग कहां जाना चाह रहे हैं, वेपर में जाना चाह रहे हैं। तो सॉलिड से वेपर में जाना चाह रहे हो तो उसको क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो। तो देखो ये सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई ये कह रहा है कि सर देखो हम डायमंड में थे, अब हम डायमंड से जाना चाह रहे हैं ग्रेफाइट में, तो ये भी ट्रांजिशन ही है। ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर था, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर था, और आप जा कहां रहे हो, लेयर स्ट्रक्चर में। सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो देखो डायमंड से किस में जा रहे हो आप, डायमंड से किस में जा रहे हो, उसमें जा रहे हो। डायमंड से हम लोग ग्रेफाइट में गए। तो जब कोई बच्चा इस तरह की चीजें करता है कि डायमंड से ग्रेफाइट में चला गया, है ना, तो ये सब ट्रांजिशन वाले हैं। इन सब का एक ही फार्मूला है, गौर से समझिएगा कि इन सब का फार्मूला क्या है, फिर बाद में तो मैं पढ़ाई दूंगा। इन सब का एक ही फार्मूला है कि ds ट्रांजिशन इक्वल टू डेल्टा H ट्रांजिशन अपॉन T। ds ट्रांजिशन इक्वल टू डेल्टा H ट्रांजिशन अपॉन T। dH ट्रांजिशन इक्वल टू डेल्टा H ट्रांजिशन अपॉन T। ये देखो, अब ये कैसे अप्लाई होगा एक एक करके मैं सिखाता चला जाता हूं, 2 मिनट में काम अपना हो जाएगा। गौर से समझिएगा। ये क्या है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ds इक्वल टू डेल्टा H। जब फ्रीजिंग हो रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये आया इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहां पे वैल्यू रख देना मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन इस जगह का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम उल्टा लिखेंगे। हाँ, हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिखना चाह रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं क्योंकि हम मेल्ट करा रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, तो यहां पे टेम्परेचर कौन सा आएगा, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो, तो यदि कहीं ऐसा हो रहा हो कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये फ्रीज नहीं हुआ, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्यूजन हुआ। तो जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा होगा तो ऐसे,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या रख दिया हमने, ये कन्वर्जन रख दिया ऐसे। तो फार्मूला कैसे कन्वर्ट हुआ, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। अब यदि ऐसा हो रहा है, लिक्विड में वेपराइजेशन हो रहा है, तो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, ds इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय इस जगह का टेम्परेचर कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लिक्विड से वेपर में जाना बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट रखा जाएगा। अब ये देखो सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में हम लोग क्या करेंगे, ds इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मोलर इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। सब्लिमेशन का कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं, मगर कोई सब्लिमेशन वाला टेम्परेचर कोई स्पेसिफिक थोड़ी होता है। तो T, जिस टेम्परेचर पे वो सब्लिमेशन करा रहा हो वही रख देना है, जिस टेम्परेचर पे वो सब्लिमेशन करा रहा है वही रख देना है। अब जैसे डायमंड ग्रेफाइट वाली बात करता है तो कैसा आएगा, तो देखो डेल्टा एच, यही फार्मूला कैसे बनेगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन कोई स्पेसिफिक ट्रांजिशन तो है नहीं, तो स्पेसिफिक ट्रांजिशन नहीं है, तो इसकी जो भी इंथैल्पी चेंज देगा, इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे ये काम करा रहा होगा, जिस टेम्परेचर पे डायमंड को ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर रहा होगा वो टेम्परेचर, और इस कन्वर्जन की मोलर एंथैल्पी चेंज, बस वैल्यू डाल दोगे ds आ जाएगा, वैल्यू डाल दोगे ds आ जाएगा। तो देखो जितने भी फेज ट्रांजिशन वाले कॉन्सेप्ट हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह जा रहा हो विदाउट रिएक्शन, इसमें कहीं पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है ना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में जाना, गैस से वेपर में, वेपर से सॉलिड से वेपर में जाना, ऐसा कुछ भी हो, सबका फार्मूला एक ही होता है, क्या, ट्रांजिशन की इंट्रोपी इक्वल टू ट्रांजिशन का इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर। अब ये स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट आता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया। अब सब्लिमेशन में कोई पॉइंट नहीं आता है इसलिए T लिखा गया, जिस टेम्परेचर पे वो सब्लिमेशन करा है वो टेम्परेचर लिख दो। अब डायमंड और ग्रेफाइट में भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है, तो जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन करा रहा हो वो टेम्परेचर और इस कन्वर्जन की मोलर एंथैल्पी रख दो, अपने आप ds निकल आएगा। तो ये क्या है, अलग अलग ट्रांजिशन में किस तरह से ds निकाला जाता है ये बताया है आपको, ठीक है। इस बात को गौर से कॉन्सेप्ट तो समझ पाए हो ना, जितने भी ट्रांजिशन वाले में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाएंगे। जैसे कोई ऐसा लिख देता सिस ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन जाने में मोलर एंथैल्पी चेंज इतनी है एट इतने डिग्री सेंटीग्रेड, तो एंट्रोपी चेंज बताओ, तो बस यही फार्मूला लगा दो, ये वाला है ना। इस तरह से किसी ने कहा, कुछ किसी ने ऐसे बोल दिया, जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, किसी ने इस तरह से बोल दिया ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जा रहा है, इतनी मोलर एंथैल्पी का चेंज हो रहा है इतने डिग्री टेम्परेचर पे, बताओ एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, यही फार्मूला लग जाएगा। कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन से दूसरे पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे जा रहा हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से दूसरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जा रहा हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे कर लोगे मेरे दोस्तों ना, आगे बढ़े। तो चलो दोस्तों की डिमांड पे आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एंट्रोपी में और बात बताते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, अच्छा ये सब तो पढ़ा दिया, सब्लिमेशन ये सब बता दिया, एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अब दोस्त देखो, किसी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे, जैसे देखो एक रिएक्शन है ये, गौर से देखिए, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स 2NH3, ये देखो। अब वो मेरे से कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज बताओ, तो देखो एंट्रोपी चेंज कैसे निकाला जाता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन ds रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जैसे इस रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज पूछी गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, गौर समझो, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, तो 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ अमोनिया, 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ अमोनिया माइनस
3 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन। मोलर इंट्रोपी मतलब एक मोल की इंट्रोपी, और यहां कितने मोल है? 3 मोल है। यहां कितने मोल है? 1 मोल है। यहां कितने मोल है? 2 मोल। ये देखो फार्मूला आएगा। और हमेशा यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रिएक्शन पे इंट्रोपी निकालें तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्यों बैलेंस होनी चाहिए? क्योंकि कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंट्रोपी है ये सब मोलर इंट्रोपी है। कैसी है? मोलर इंट्रोपी मतलब एक मोल की इंट्रोपी है। ये सब मोलर इंट्रोपी है, तो इसलिए कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो डीएस वो क्या होती है? इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट की इंट्रोपी ऐसे लिखी जाएगी क्योंकि इन सबकी मोलर इंट्रोपी दी होगी। और यहां पर 1 मोल थोड़ी यूज हो रहा है, इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है। तो ये सब कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई आएगा, इसलिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी करिएगा। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा देखो, ये खास बात आई है, इंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक मैंने जितने भी प्रोसेस किए वो सब रिवर्सिबल थे। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज पूछा जाए तो क्या होता है? तो सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी का फार्मूला लिख के देता हूं। इरिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी का फार्मूला ये होता है, ये देखो, ds इरिवर्सिबल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है dq इरिवर्सिबल अपॉन t के, बराबर नहीं होता है। बराबर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा बड़ा होता है। इसको कहते हैं क्लैसियस इनइक्वालिटी, है ना। इतना टाइम नहीं था, नहीं तो इसको पढ़ाने में दो क्लास तो मेरी लगी जाती है पूरी इंट्रोपी पढ़ाने में। तो जरा गौर से समझो, ds इक्वल टू इरिवर्सिबल ग्रेटर देन dq इरिवर्सिबल अपॉन t। यदि कहीं पूछ लिया जाए, इस पे कुछ नहीं पूछा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो ये वाला टिक करिएगा। बस इतनी बात आपसे पूछी जा सकती है। इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अब इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स वाली बात आपसे पूछी जा सकती है। तो जरा देखो क्या होता है, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स में 2 चीजें चलेंगी। एक चलेगा रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, और एक मेरे दोस्त चलेगा इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या है, और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या है। तो गौर से मेरी बात समझिएगा, जब वो यूनिवर्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स किसके किसके बराबर होगा? इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, उन्हीं के तो बराबर होगा। इंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्यों? क्योंकि हम बात करके आए थे कि यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बना है, सिस्टम और उसके बाद का सारा इलाका सराउंडिंग। जैसे हम पे तुम क्या चेक कर रहे हो? तुम हम पे ये चेक करना चाहते हो कि सर का टेम्परेचर कितना है, फीवर ईवर तो नहीं है। तुमने मेरे को टेम्परेचर चेक किया तो हम सिस्टम हो गए, बाकी पूरा यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग, हमें छोड़कर। तो इसका मतलब यूनिवर्स 2 पार्ट में मिलकर बना है, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो यूनिवर्स की यदि इंट्रोपी निकालना चाहते हो तो सिस्टम की इंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की इंट्रोपी। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बातें याद रखना, इनको थोड़ा समझाना अभी मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है, तो आप याद कर लेना, ज्यादा अच्छा है। ds सिस्टम, इंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज 0। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक है। और यदि मेरे दोस्त प्रोसेस साइक्लिक है तो यार इंट्रोपी तो क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और यदि इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो सिस्टम की इंट्रोपी कितनी आएगी? 0। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक है। यूनिवर्स की इंट्रोपी सराउंडिंग की इंट्रोपी भी 0, तो यूनिवर्स की इंट्रोपी भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि तीनों का सम क्या आएगा? 0। तो यदि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो आंसर ये, सिस्टम की 0 क्योंकि साइक्लिक है। सराउंडिंग की क्यों 0 है ये थोड़ा सा बताना टफ है, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। यदि आप पहले से जानते हो तो समझ जाओगे, और यदि पहले से नहीं जानते हो तो नहीं समझ पाओगे। ये देखो, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, इंट्रोपी के लिए।
क्लैसियस इनइक्वालिटी से पहले ये चीज आती है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये सिस्टम का होता है, ये सराउंडिंग का होता है, तो इनका सम बराबर हो जाएगा तो ये जीरो आएगा। तो इस बात को अभी हम नहीं समझते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि ये बात याद रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में तीनों की एंट्रोपी जीरो होती है, और यदि इररिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो सिस्टम की तो जीरो हुई, क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, मगर सराउंडिंग साइक्लिक थोड़ी ना है, तो सराउंडिंग की यहां पर ग्रेटर देन जीरो आती है, और यदि सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो आ गया तो यूनिवर्स की भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप कहते हो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, इस वजह से, क्योंकि यूनिवर्स का जितना भी प्रोसेस है सब इररिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस तो इन्फिनाइट में खत्म होगा, वो हमें दिखता ही नहीं है। तो आप जो कहते हो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है, वो इस वजह से कहते हो क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस है वो सब रिवर्सिबल माने जाते हैं, सॉरी सब के सब इररिवर्सिबल माने जाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल की पूरी जीरो होगी, रिवर्सिबल साइक्लिक, सराउंडिंग, सिस्टम और यूनिवर्स। इररिवर्सिबल में सिस्टम की जीरो होगी क्योंकि सिस्टम कैसा है? साइक्लिक है, ये साइक्लिक वर्ड सिस्टम के लिए आया है। सराउंडिंग की जीरो नहीं होती है क्योंकि सराउंडिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में ये वाला फार्मूला लगता है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और यूनिवर्स की भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग की पॉजिटिव है तो यूनिवर्स की भी पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। देखो मेरे दोस्त, एंट्रोपी के बारे में सारा बता दिया, अब अच्छे से एंट्रोपी को आप ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखना मैं एक बार अच्छे से बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लिएगा। एंट्रोपी क्या है? डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी है। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंट्रोपी का फार्मूला डी क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात क्या आई? आगे बढ़ गए हम लोग, आगे बढ़े तो क्या हुआ? एंट्रोपी की यूनिट जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स होगी। एंट्रोपी गैस की ज्यादा है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का मतलब है, एंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे निकालोगे। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस का क्यू जीरो होता है इसलिए एंट्रोपी जीरो है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। साइक्लिक प्रोसेस का एंट्रोपी डीएस जीरो होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का स्टेट फंक्शन है एंट्रोपी, और स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में जहां से चलते हैं वहीं पे आते हैं। तो जब